नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल साहित्य सागर में। हमेशा की तरह अपनी ही लिखी कहानियों के पिटारे से एक और कहानी लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, कोई भी कहानी कल्पित नहीं होती। उसका रिश्ता कहीं न कहीं हमसे या हमारे समाज से होता है, क्योंकि कहानीकार भी इसी समाज का अंग है और वह जो देखता समझता है उससे ही वह अपनी कहानी गढ़ता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह सच्ची घटना पर आधारित है। सिर्फ पात्रों के परिचय बदले गए हैं। ये कहानी तार तार होते इंसानी रिश्ते को दर्शाती है। आपसे आग्रह है कि कहानी पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी का नाम है पिता या पिशाच। 60 वर्ष तक व्यस्तम जीवन जीने के उपरांत अब समय ही समय था। इस समय अपने शहर से दूर दिल्ली में अवकाश प्राप्त जीवन का मैं आनंद ले रही थी। अपने जीवन के उन व्यस्त क्षणों में भी मैं समय चुराकर सबसे पहले चाय की चुस्कियों के साथ अखबार जरूर पढ़ती, और यही हाल कहानी की किताबों का भी था। कोर्स की किताबों से दूरी और बालपन में नंदन, चंपक और चंदा मामा से प्रेम, इसी प्रेम के कारण मैं क्लास में भी अपनी सहेली अनुपमा के साथ पीछे बैठती। उधर मास्टर जी भौतिकी में उत्तल और अवतल लेंस पढ़ाते और इधर हमारी सांस चंदा मामा की कहानी में अटकी रहती, जहां राक्षस को पता चल गया था कि राजकुमार की जान उस तोते में है जो अब उसके शिकंजे में था। बड़े होने के साथ उपन्यासों का दौर शुरू हुआ। इस क्रम में गुलशन नंदा का लक्ष्मण रेखा से जो सफ़र शुरू हुआ वो प्रेमचंद, शिवानी, आचार्य चतुरसेन से होते हुए कई नए पुराने लेखकों की कृतियों तक आज भी जारी है। बात दरअसल ये है कि हमेशा की तरह आज भी मेरे हाथ में चाय का प्याला और अखबार था। साथ ही नज़रें खबरों पर टिकी हुई थी कि अचानक एक खबर पर मैं ठिठक गई। एक पिता ने ही बेटी का कई बार बलात्कार किया और जब वह गर्भवती हो गई तो गला घोंट कर उसे मौत के घाट सुला दिया। खबर मैं पूरी पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि क्रोध से मेरे अंग प्रत्यंग जलने लगे थे। हाथों के कंपन से चाय छलक पड़ी थी। इस घटना ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित इसलिए किया कि अभी 2-4 दिन पहले ही एक ऐसी ही खबर जो मेरे ही शहर की थी और जिन्हें मैं जानती भी थी उनके बारे में पढ़ी कि उन्होंने भी अपनी बेटी का बलात्कार किया और अब पुलिस के शिकंजे में हैं। इससे मैं उबर भी नहीं पाई थी कि अब ये घटना, उफ, क्या हो गया है हमारे समाज को, कहाँ आ गए हैं हम। मैं सोचने पर विवश हो गई। नारी कहीं सुरक्षित नहीं है। जिस पिता की गोद में वह अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझती थी, अगर वही दुराचारी हो जाए तो चिड़ैया कब तक अपनी अस्मिता बचा सकती है। आज मैं उस दूसरी घटना का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसके किरदार मेरे शहर के जाने पहचाने हैं, जो सज्जनता के आवरण में छुपे एक दुराचारी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, कथानांक को कई वर्ष पीछे ले चलती हूँ। विवाह के करीब 5 वर्ष पश्चात एक ग्रामीण बैंक में मेरी पोस्टिंग हुई, जो मेरे शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर थी। रोज का आना जाना मैं ऑटो कभी बस से करती, क्योंकि पति का अपना व्यवसाय था, जिस कारण संभव नहीं था कि उनसे मुझे आने जाने में कोई सहयोग मिलता। शुरुआती दिनों में मुझे परेशानी अवश्य होती थी, क्योंकि वो 90 का दशक था। आज की तरह आवागमन की उतनी सुविधा भी नहीं थी। उसी बीच खुशी का एक क्षण जीवन में आता है। 5 जनवरी, दिन बुधवार। इतना तो अपनी ज्वाइनिंग की तारीख शायद मालती को भी कभी याद नहीं रही होगी जितना मुझे थी।
ग्रामीण बैंक में भीड़ ही कितनी होती है। शहरी आबादी से दूर एक छोटे से गांव में कुल 6 कर्मचारियों का एक बैंक, जिसमें महिला कर्मचारी के रूप में मैं अकेली उन पुरुष बाहुल्य के बीच में असहाय सी बनी रहती थी। वैसे साथी कर्मचारियों का बर्ताव मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, फिर भी एक अज्ञात भय मन में समाया रहता। इस भय का बहुत बड़ा कारण उस समय का सामाजिक परिवेश और विशेषकर मेरा पारिवारिक वातावरण रहा। लड़की है तो ये नहीं कर सकती, वहाँ नहीं जा सकती, लड़कों से बात नहीं कर सकती, कोई मेहमान आए तो सामने भी जाने की मनाही थी। इन्हीं सब वर्जनाओं और पाबंदियों का ये प्रभाव हुआ कि विवाह के बाद एक बच्ची की माँ और नौकरी पेशा होने के बावजूद आत्महीनता और कुंठा ने अंतर्मुखी बना दिया था। हाँ, तो बात मैं 5 जनवरी की कर रही थी। उस दिन हमेशा की तरह 10 बजे बैंक तो खुल गया तथा घर पर सब जानते थे कि 11-12 बजे के पहले यहाँ कोई आने वाला नहीं है। अतः हम सभी कर्मचारीगण जाड़े की नर्म कुनकुनी धूप का आनंद लेने के लिए बाहर बैठे हुए थे। इतने में एक मारुति 800 कार आकर रुकती है। कार देखकर हम सब खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है शायद कोई बड़े अधिकारी औचक निरीक्षण के लिए आए हैं। हमारा चपरासी काशी धीरे से बैंक के कक्ष में जाकर फाइलों और मेजों को ठीक करने लगता है। इस तरह काम के समय बाहर धूप सेंकते हुए पकड़े जाने पर हमारे चेहरे भी स्याह पड़ गए थे। इधर कार का दरवाजा खुलता है और एक साधारण नाक नक्श की युवती और साथ में एक पुरुष, जो अमूमन उसका पति लग रहा था, नीचे उतरते हैं। पति मैं इसलिए कह रही हूँ कि उस युवती के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र उसके विवाहिता होने के प्रमाण दे रहे थे। साथ ही वो उस पुरुष के साथ जितनी आत्मीयता के साथ कार से उतरकर हमारी ओर आ रही थी, वो किसी पर पुरुष के साथ नहीं हो सकता। उन दोनों के हाव भाव देखकर अब तक हम निश्चिंत हो गए थे कि ये कोई अधिकारी नहीं है, हो सकता है किसी काम से यहाँ आए हुए सामान्य लोग हैं। शायद महिला होने के कारण वो युवती मेरे पास आकर पहले तो नमस्कार करती है, फिर अपना परिचय देते हुए कहती है, जी मेरा नाम मालती है और ग्रामीण बैंक के इस शाखा में बतौर क्लर्क मेरी पोस्टिंग हुई है। क्या आप मुझे बैंक मैनेजर से मिलवा सकती हैं? बैंक मैनेजर देशपांडे साहब भी बाहर ही धूप का आनंद ले रहे थे। मैंने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आप उनसे मिल लीजिए, वही यहाँ के मैनेजर हैं। मालती जिस तरह सकुचाई और सहमी लग रही थी, लगता था जैसे पहली बार घर से बाहर निकली है। सच कहूँ तो मुझे उसे देखकर बड़ी तसल्ली हुई कि चलो कम से कम एक तो साथिन मिली, वरना इन पुरुषों के बीच तो मैं मौनी बाबा ही बनी रहती थी। मेरा अनुमान सही निकला, वो पुरुष उसका पति ही था जो उसे लेकर आया था। इस तरह मालती से मेरा प्रथम परिचय हुआ। जल्द ही हम दोनों में आत्मीयता बढ़ती गई और हम प्रगाढ़ सहेलियां बन गई। मालती के बातचीत के केंद्र में उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग ही रहते। वह अपने पति की जितनी तारीफ करती, ससुराल वालों के लिए उतनी ही शिकायतों का पुलिंदा रहता। वैसे मुझे इन सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं उससे देश, समाज, राजनीति और साहित्य पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन इन सब चीज़ों में उसे कोई रुचि नहीं थी। उसके द्वारा पति की तारीफ करना वाजिब ही लगता, क्योंकि जिस तरह वह उसे प्रतिदिन लाने और ले जाने आते थे, शायद कोई दूसरा न करता। मेरे पति तो बिल्कुल भी नहीं। कभी अगर मुझे देर होने लगती और उनसे छोड़ने के लिए कहती तो कहते, अरे इतनी छुट्टियां हैं, एक दिन नहीं जाओगी तो किसका काम तुम्हारे बिना रुक जाएगा, घर में रहो, आराम करो। और मैं दांत भींचती और पैर पटकती ऑटो के लिए निकल पड़ती। इतने पर भी मजाल है कि घर में होते हुए भी ये कभी मुझे छोड़ने जाते। ऐसे में मुझे मालती से ईर्ष्या होती। लगता सच में उसे वो कितना प्यार करते हैं।
शनिवार को जब हाफ डे होता तो वहीं रहकर उसकी छुट्टी होने का इंतज़ार करते। दोनों पति पत्नी के प्रेम के किस्से दफ्तर में चर्चा के केंद्र में होते। इसी तरह साल गुजरते रहे। मालती एक बेटी की माँ बनी। कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशियाँ भी ठीक नहीं, लोगों की नज़र लग जाती है। एक दिन मालती के पति किसी कारणवश उसे लेने नहीं आए। उसे ऑटो से घर जाना पड़ा और सड़क पार करते समय एक ट्रक के चपेट में आकर तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। जिसने भी सुना वो सदमे में आ गया। मुझे तो लग रहा था उसके पति कैसे संभालेंगे अपने आप को, पर समय किसके लिए रुकता है। भला मैं फिर से अकेली हो गई और सब अपने काम में रम गए। दिन महीने गुजरते रहे और साल बीत गए। आज मालती की पुण्यतिथि थी, पहली पुण्यतिथि थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर मन गमगीन हो रहा था। कभी कभी सोचती जाकर मिल आऊं उसके पति और बेटी से, लेकिन उसका घर एक तो मेरे घर से बहुत दूर था, दूसरे घर दफ्तर के चक्कर में मैं भी ऐसी फंसी थी कि निकलना मुश्किल हो रहा था। मालती की पुण्यतिथि के 2-3 दिन के बाद काशी धीरे से आकर कहता है, मैडम एक ज़रूरी बात बतानी है, काम खत्म कर बताऊंगा। काशी की बातें सुनने के बाद मुझे तो बेचैनी हो गई। मैंने कहा, देखो इस तरह सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, जल्दी बताओ बात क्या है, वरना मुझसे कोई काम ना होगा। मेरे जोर देने पर कहा, ठीक है 5 मिनट के लिए कक्ष से बाहर निकलिए, मैं यहाँ नहीं बता सकता। इधर मेरे मन में कई प्रकार के विचार उथल पुथल हो रहे थे। क्या बात हो सकती है, कहीं काम में तो मुझसे कोई गलती नहीं हो गई। काशी की बातों से मेरी पूरी संध्यास्पद दृष्टि अपने ऊपर ही थी। मैं किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं सकती, विशेषकर मालती के बारे में। काशी ने बताना शुरू किया। मालती के ससुराल के पास ही उसकी चचेरी बहन रहती है। कल वो उससे मिलने गया था तो पता चला मालती के पति ने उसके पुण्यतिथि के दूसरे ही दिन मंदिर में एक 18 वर्ष की लड़की के साथ विवाह कर लिया है। और उसकी बेटी मेरे मुंह से अनायास निकला। वह तो मालती की मौत के बाद अपनी नानी के पास चली गई थी, काशी ने कहा। सुनकर मैं अवाक थी, जैसे बेजुबान हो गई, पर अंदर बहुत सी आवाज़ों की हलचल थी। मालती से प्यार, उसके पति का रोज़ दफ्तर छोड़ना, उसके इंतज़ार में खड़ा रहना वगैरह वगैरह। इन सभी आवाज़ों के बीच एक आवाज़ सबसे भारी पड़ गई। तो प्यार एक दिखावा था या उसके वेतन के लिए किया गया यत्न? शादी ही करनी थी तो कुछ दिन और रुक जाते। उसके पुण्यतिथि के दूसरे ही दिन ऐसी क्या बेसब्री थी? बाद में काशी से ही पता चला कि उसके पति का कोई छोटा मोटा व्यवसाय था जो ध्यान न देने की वजह से बंद हो गया था। सारे घर का खर्च मालती के वेतन से ही चलता था। मैं कभी भी मालती के पति को गौर से नहीं देखी, पर एकाध बार जब भी नज़रें मिली थी तो एक स्त्री के नाते वो नज़रें मुझे अच्छी नहीं लगीं। उसकी लाल आँखें किसी हिंसक पशु की भांति ही नजर आई। खैर, काशी से ये सब बातें सुनकर कुछ दिन मैं फिर परेशान हो गई। सोचती मालती जब ये सब ऊपर से देखती होगी तो उसे कितना दुख होता होगा। समय निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहा। भला वो किसके लिए कब रुका है? देखते ही देखते 18 वर्ष बीत गए। सोनी 18 बरस की हो गई। मालती ने बड़े प्यार से बेटी का नाम रखा था, लेकिन सोनी सोनी नहीं रही। बिन माँ की बच्ची जब तक नानी रही तब तक तो उसका जीवन कुछ ठीक रहा, क्योंकि नानी के आंचल की छाँव में वह माँ की ममता खोज लेती। पर अब वो नानी भी नहीं रही। घर पर मामा मामियों का राज हो गया। अब सोनी सुई की तरह सबकी निगाहों में चुभने लगी थी। घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर थी। दिन भर काम और आधा पेट भोजन ने कमसिन उम्र में भी उसे खिलने नहीं दिया। एक दिन दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई।
सब खा पीकर आराम कर रहे थे। दरवाजा सोनी ने ही खोला। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर अचंभित हो गई। तस्वीर के माध्यम से ही वो पहचानती थी कि ये व्यक्ति उसके पिता हैं, पर सामना पहली बार ही हुआ था। पैर लगा जैसे दरवाजे पर जम गए हों। शब्द गले में अटक गए थे। आंखों से बहती आंसुओं की अविरल धार के माध्यम से सोनी अपना परिचय दे रही थी। थोड़ी देर के बाद जब उसकी तंद्रा भंग हुई तो वह उन्हें लेकर भीतर गई। तब तक उसकी मामी भी उठकर आ गई थी। थोड़ी बहुत औपचारिकता के बाद सोनी के पिता ने उसकी मामी से कहा कि देर से ही सही अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। इतने दिन आप लोगों ने इसे पाला पोसा, अब वह इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, अपने पास रखेगा तथा शादी ब्याह भी करेगा। इस बात पर भला उसकी मामी को क्या आपत्ति हो सकती थी? वह तो खुद उससे मुक्ति चाहती थी, अतः वह सहज तैयार हो गई। अस्तित्व विहीन सोनी को लगा पिता की साया में अब उसके वजूद को पहचान मिलेगी। उसके सूखे शरीर के रक्त शिराओं में जैसे नई जान आ गई। चेहरे पर एक नई आभा आ गई। माथा दर्द से दमकने लगा। अगले दिन अपने जन्मदाता के साथ एक नई और अनजान सफर पर निकल पड़ी। एक ऐसे सफर पर जिसके परिणाम से वो सर्वथा अनभिज्ञ थी। आबादी से दूर एक घर के सामने उसकी कार रुकी। पिता ने सोनी को उतरने का इशारा किया। घर पर ताला लगा था। सोनी को देखकर आश्चर्य हुआ। उसे लग रहा था और कोई नहीं तो कम से कम सौतेली ही से ही माँ तो होगी घर पर। खैर, संकोचवश वह कुछ कह नहीं पाई। कमरे में एक पलंग और कबाड़ जैसे कुछ अस्त व्यस्त सामान पड़े थे। कमरे के साथ ही लगा हुआ एक छोटा सा बाथरूम था। सोनी के पिता ने कहा, शाम हो गई है, हम कल अपने घर जाएंगे। ये भी मेरा ही घर है, तुम आराम करो, मैं खाने पीने की चीजें लेकर थोड़ी ही देर में आता हूँ। सोनी के मन में अपने माता पिता की एक वात्सल्यमयी छवि जो अंकित थी, उसमें तो ये व्यक्ति कहीं मेल नहीं खाता। मामा के घर से मुक्ति की जो खुशी और उत्साह उसके मन में थी, उसकी लौ धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। खाने पीने की चीजें लेकर उसके पिता वापस आ गए थे, रोटी और चिकन के साथ। जब शराब की बोतल को उसने देखा तो वह पीछे हट गई। सोनी स्त्री थी, वह पुरुष की निगाहों को पहचानती थी। 2 रोटी और थोड़े से चिकन करी लेकर अपने आप को सिकोड़ती सहमी एक कोने में धीरे धीरे खाने लगी। खाते खाते कई यक्ष प्रश्न उसके दिमाग में कुल बुलाने लगे। कैसे इस व्यक्ति के साथ रात बिताएगी? पलंग तो एक ही है। निगाहों से वह अपने लिए जगह टटोलने लगी। इधर उसके पिता जिस तरह शराब गटक रहे थे और चिकन का मांस नोच कर खा रहे थे, लग रहा था जैसे उसे ही निर्वस्त्र किया जा रहा हो। खा पीकर उसके पिता पलंग पर पसर गए। वह कोने में दुबकी रही। जैसे जैसे शराब दिमाग पर हावी होता गया, पिता पुत्री के रिश्तों की पवित्रता भी तार तार होने में देर न लगी। उस रात की कालिमा अमावस से भी ज्यादा काली और भयावह थी। ऊपर बैठा कारसाज अपनी ही कलाकारी पर आज शर्मिंदा होगा। सोच रहा होगा, मैंने तो इसे पिता बनाया था, दरिंदा कैसे हो गया। सोनी अपने पिता की ही भोग्या बन गई। उसका जीवन जैसे नागफनी हो गया। ये क्रम कई दिनों तक जारी रहा। एक दिन उसका पिता जब बाहर से दरवाज़ा बंद कर कहीं गया तो उसने कांच के ग्लास को फोड़ अपने हाथ की नस काट ली और अपनी जान दे दी। कहते हैं ना, गुनाह छुपाना इतना आसान नहीं होता। मुर्दे भी अपनी गवाही चीख चीख कर देते हैं। बात पुलिस तक पहुंची तो सारी कहानी का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, आज इस आधुनिक युग में जहां स्त्री और पुरुष के समानता की बात हो रही है, सभ्यता के चरम पर हम पहुंच चुके हैं, वहीं स्त्री आज भी सिर्फ एक देह बनकर क्यों रह गई है। इस प्रकार की घटनाएं तथाकथित आधुनिक समाज की मानसिकता को दर्शाती है कि वो कितना मानसिक रूप से विकलांग हो गया है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी।
अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।